समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है अपने रिसोर्सेस को पूरी तरह यूटिलाइज करना, ताकि आप टारगेट गोल्स जो हैं आपके टारगेट गोल्स होंगे, ठीक है, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग टारगेट या ग्रोथ रेट अचीव करना होगा। तो जो भी आपके रिसोर्सेज है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप एक फैमिली मेंबर हैं, यही है, ठीक है। तो आपने कुछ अपने पैरामीटर सेट किए होंगे कि इस साल मुझे ये अचीव करना है, अगले साल मुझे कार लेनी है, उसके दूसरे साल मुझे घर लेना है, और तीसरे साल मुझे बंगला लेना है, और उसके बाद मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। तो ये सब आपके टारगेट्स अचीव, मतलब टारगेट सेट हो गए। तो आप इनको अचीव करने के लिए आपके पास जितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वो पैसा भी हो सकता है, आपकी नॉलेज भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको आप यूज करेंगे ताकि आपको अपने टारगेट जो आपने सोच के रखा है वो चीज आप पा सके। तो ये बेसिकली होती है प्लानिंग। अब अगर इसको इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो किस तरह से हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी, अपनी फिस्कल पॉलिसीज को कंट्रोल करके अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये बात हो गई इकोनॉमिक प्लानिंग में, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करें। लेकिन चीजें बहुत सिंपल हैं कि आपको टारगेट को अचीव करना है बस। तो टारगेट को आप कैसे अचीव करते हैं, उसी के लिए प्लानिंग होती है। तो इसीलिए अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे ज्यादातर। तो भारत में इसीलिए प्लानिंग कमीशन लाया गया ताकि हम प्रॉपरली इकोनॉमिक डेवलप कर सकें, इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। क्योंकि आपको पता है ये आज़ादी के बाद तो बड़ी मुश्किलें थी, ब्रिटिशर तो हमको पूरी तरह लूट के चले गए थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं, बहुत से चैलेंजेस थे। तो बहुत ज़रूरी थी कि किसी तरह हमको इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए। अब वो भैया कैसे करेंगे, इतना आसान तो है नहीं। तो उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाई गई। कौन से साल में? 1950, है ना, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन सेट हुई। हालांकि इकोनॉमिक प्लानिंग का जो कंसेप्ट है ये भारत में पुराना है। आपको पता ही होगा कि 1934 में सबसे पहली बार एम विश्वरैया ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये बुक लॉन्च की थी, जिसमें जबरदस्त प्रपोजल्स थे कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी को डेवलप किया जाए और एक डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाया जाए। उसके बाद फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, एनपीसी, ये 1938 में बनी थी। इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, बॉम्बे प्लान आया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए 1934 के बाद से 1950 तक प्लानिंग कमीशन बनने तक बहुत सारी चीज़ें हुई थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिकली इंडिया को डेवलप करना था। तो उसके बाद बॉम्बे प्लान आया, जिसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत ही इंडिया के उस समय जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और ये प्लान कब आया था? ये आया था 1944 में, ठीक है। तो उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, JRD टाटा थे, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरबा भाई लाल भाई, AD श्रॉफ, अवधेशी दलाल, जॉन मथाई, ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में ये बॉम्बे प्लान लेके आए, जो कि थोड़ा सा कैपिटलिस्ट था। इसके तुरंत बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान आता है, गांधीयन प्लान, जो कि 1944 में ही आता है। SN अग्रवाल लेके आते हैं, श्रीमान नारायण अग्रवाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए गांधीयन प्लान जो था वो पूरा सोसाइटी ओरिएंटेड था। जो बॉम्बे प्लान था वो काफी थोड़ा सा एक तरह से कैपिटलिस्ट था, क्योंकि इसको लेके ही कैपिटलिस्ट आए थे। तो जाहिर सी बात है जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सोसाइटी ओरिएंटेड नहीं होंगे। सोसाइटी ओरिएंटेड मतलब भैया हर एक इंसान को उसका लाभ मिले, कोई भी नहीं, क्योंकि उस समय तो बहुत गरीब थे, भारत एक गरीबी देश था, कितना कुछ था ही नहीं उस समय, है ना। तो इसीलिए हर तरीके से मतलब इंडिविजुअल्स को डेवलप करना था। और वो कब डेवलप होगा? जब आपकी इकोनॉमिक डेवलप होगी, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो SN अग्रवाल 1944 में गांधीयन प्लान लेके आए। उसके बाद सर्वोदया प्लान लेके आया गया, जो कि जिसको कहते हैं JP नारायणन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जयप्रकाश नारायणन। 1960 में ये लेके तो आए थे, हालांकि एक बहुत जबरदस्त प्लान, ठीक है। लेकिन 1960 में पूरी की पूरी जिस तरह से प्लानिंग हुई हुई थी उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। और वैसे भी कट्टर विरोधी बाद में कांग्रेस के तो हो ही गए थे। तो उसके बाद फिर आपका सर्वोदया प्लान लेके आया गया JP नारायण द्वारा, जो कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट था इंडियन इकोनॉमी का, कि किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। एक सोशलिस्ट लीडर थे वैसे JP नारायणन, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन भी थे और बहुत ही जबरदस्त इंसान भी थे। उसके बाद क्या होता है कि एनपीसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1949 में। अब जब ये रिपोर्ट सबमिट करती है तो इसमें सारे के सारे प्रावधान होते हैं कि भैया एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, एक डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए, प्रॉपर प्लान्ड ग्रोथ होनी चाहिए। रशिया से भारत बहुत इन्फ्लुएंस था। देखिए रशिया से ही सीधा सीधा 5 ईयर प्लान उठाया गया है,
बिल्कुल, ये सीधा रशिया से ही उठाया गया, सोवियत यूनियन से ही उठाया गया, क्योंकि ये बिल्कुल एक सोसाइटल मॉडल था, स्टालिन ने अपनाया था और बहुत ही जबरदस्त सक्सेस हुआ था। तो भारत ने बोला कि भैया ऐसा है, इसको उठाओ, क्योंकि ये डेवलप होगा, इसके प्रोविजंस ही ऐसे हैं जो डेवलप होगा। लेकिन भारत में सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। ठीक है, रशिया तो बिल्कुल कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट में आपको बोलने की आज़ादी नहीं है भैया, जो सरकार चाहेगी आप वही करेंगे। स्टालिन आपको पता ही होगा कितने भयानक डिक्टेटर था वो, है ना, बहुत ही बुरी तरह से लोगों को उसने भी मारा काटा है। ठीक है, लेकिन भारत तो डेमोक्रेसी है, तो उस हिसाब से काम किया नहीं। दूसरी बात है, भारत पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, पूरी की पूरी पावर जो थी वो सेंटर में बहुत ज्यादा जबरदस्त पावर हो गई थी। इसीलिए 1991 और उसके पहले भी काफी डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस चला था। ठीक है, तो इसीलिए 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाने लग गए थे, ये सारी चीजों को डाइल्यूट किया गया था। तो सेंट्रलाइज्ड होने के कारण जो कि सेंटर में पावर थी, इंडिया इतना डेवलप नहीं कर पाया था उस समय। अच्छा, एक और प्लान आया था 1945 में, मैं बताना भूल गया जल्दबाजी में। ये पीपल्स प्लान था, एम एन रॉय लेके आए थे। तो ये प्लान आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग भी ना दो तरह की होती है अगर आप देखा जाए। एक तो होता है रीजनल प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग दो में डिवाइडेड है। एक होता है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में जब आप एक रीजन को डेवलप करते हैं, यूएसए ने इसका बहुत जबरदस्त इंप्लीमेंटेशन किया था। यूएसए ने टेनेसी वैली अथॉरिटी करके, मतलब एक टेनेसी जगह है वहां पे, तो वो एक रीजन है पूरा का पूरा। तो वहां पे 1916 में लॉन्च करके बहुत ही बढ़िया इंप्लीमेंटेशन था। ठीक है, रीजन मतलब आप इसमें रीजन को डेवलप करते हैं, आप पूरे नेशनल एजेंडा को लेके नहीं चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया। आपने बोला कि चलो भैया आसाम, नागालैंड और पूरा का पूरा मेघालय, त्रिपुरा, जो सिस्टर स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसको पूरी तरह से डेवलप करते हैं। तो वो होगी रीजनल प्लानिंग। दूसरी होती है नेशनल प्लानिंग, जब पूरे देश की बात आती है। भारत ने इसी को अपनाया है और अभी तक अपनाया है। ठीक है, तो प्लानिंग भी काफी, इकोनॉमिक प्लानिंग भी काफी ब्रॉड एरिया है और ये अपने में ही एक लेक्चर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन ये निकला कि भैया अब एक बॉडी बनाते हैं। 1950 में 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन आया। उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आया। कौन से साल में आया ये मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट थ्रेड में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कौन से साल में एनडीसी आया, कब स्टैब्लिश हुआ ये। ठीक है, तो 1950 में प्लानिंग कमीशन आया, जिसने बोला कि ऐसा है कि हम एकदम से तो भारत को डेवलप कर नहीं सकते भैया, हमारे पास हम सोने की चिड़ी, मतलब हैरी पॉटर तो है नहीं कि छड़ी घुमाई और पूरा डेवलप, तो हम प्लान्स बनाते हैं। तो इसलिए 5 ईयर प्लान्स लाए गए कि पूरी एज अ होल जितनी जल्दी हो सके भारत को उठाया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर ने, जैसा मैंने बोला, बर्बाद कर दिया। तो भैया इकोनॉमी एक ऐसा पहिया है ना, अपने लेक्चर में मैं बार बार बोलता हूं कि अगर ये रुका तो हम तो गए काम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एम क्या थे प्लानिंग कमीशन के? देखिए, प्लानिंग कमीशन के एम, कोई भी अगर आप ही हैं तो आप क्या एम रखेंगे भैया? हम पूरी तरह से डेवलपमेंट हो, नई नई स्कीमें लाई जाएं, इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, ये सब एज अ होल इकोनॉमी को किस तरह से डेवलप किया जाए, ये पूरे के पूरे प्लान्स थे। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भैया क्या होता है? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। कोई आर्टिकल प्लानिंग कमीशन को बेसिकली डिस्क्राइब नहीं करता है। और इस तरह की बॉडीज एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं। देखिए, जैसे इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पता ही है ना, 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन को डिफाइन किया है, और भी बहुत सारी बॉडी हैं। ठीक है, लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, हमारे कानून में ये नहीं है। तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, एडवाइजरी थी बेसिकली गवर्नमेंट को। तो और इसी के अंदर 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए। तो पहला 5 ईयर प्लान देखते हैं हम, वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। 1951 से 56 तक इसको लॉन्च किया गया। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और इसी के दौरान फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। भैया पहली है ये, ओपनिंग है, उद्घाटन हुआ था भैया पहला प्लान का। देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था। पहली बात तो ये है कि इसको हैरोल्ड डोमार मॉडल भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सेक्टर्स में इस पूरे के पूरे जो कि एलोकेटेड था, हालांकि 2000 करोड़ लगभग था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं, इरिगेशन, एनर्जी, एग्रीकल्चर, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है,
एग्रीकल्चर ही है, फिर एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और पूरा मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेके इतना प्लान्ड बजट एलोकेट किया गया था पूरा का पूरा। लेकिन मेन चीज़ है, देखिए ये ज़रूर याद रखिएगा, टारगेट ग्रोथ कितनी थी और अचीव्ड ग्रोथ कितनी थी। टारगेट थी 2.1%, यानी कि बहुत कम उस समय थी, क्योंकि भाई जस्ट ही हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन अचीव हमने कितनी की? 3.6%। भैया क्या हुआ, एग्जाम में मार्क्स कम एंटिसिपेट किए थे और आ गए ज़्यादा, बल्ले बल्ले हो गई, है ना। तो भैया सब खुश कि चलो अच्छा हुआ। लेकिन उस समय क्या था ना कि भारत बहुत इंपोर्ट कर रहा था, है ना, भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत थी सबसे पहले, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ कम भी हुई, है ना। हालांकि उस समय भी इंडिया की इकोनॉमी ने सही ठीक ठाक परफॉर्म किया, और यहां तक कि 45% जो सेक्टर, जब पूरा का पूरा एलोकेशन था ना इस बजट का, मतलब 45%, 44.1% था वैसे, अगर एग्जैक्टली हम प्रिसाइसली, सॉरी 44.6% था अगर हम इसकी प्रिसाइसली बात करें। तो ये जो था ये PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पूरा का पूरा गया था। सरकारी जो अंडरटेकिंग्स है, सरकारी संस्थाओं, मतलब जो डेवलप करती हैं, भेल हो गई, गेल हो गई, तो उन सब में गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो टारगेट तो कम था लेकिन अचीव ज्यादा हम लोग ने किया। और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी 15% ऊपर चला गया, मतलब जो हमारे प्रोडक्ट जो हमारे प्रोड्यूस हुए थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी भारत के लिए। अब उसके बाद आया सेकेंड 5 ईयर प्लान। देखिए जो दूसरा 5 ईयर प्लान था, इसमें क्या था, 1956 से 61 तक था, ईयर लिखे हुए हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज, ये कहां से आएगा भैया? जब इंडस्ट्री डेवलप करोगे, इंडस्ट्री को उठा उठा के डेवलप करो। हालांकि इसमें करप्शन भी काफी होगा, क्योंकि अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, देखिए भारत पूरा का पूरा उस समय सेंटर के कंट्रोल में है, तो सेंटर के कंट्रोल में होगा तो कौन, सरकारी तो पूरी की पूरी जिम्मेदार होगी ना, सरकार कंट्रोल करेगी, इंडस्ट्रीज को भी सरकार कंट्रोल करेगी। प्राइवेट कंपटीशन तो अभी आया नहीं है, वो उसको तो अभी साल है आने में, तो सरकार कंट्रोल करेगी इंडस्ट्रीज को, करप्शन जाएगा। हालांकि इसमें जो टारगेट ग्रोथ था 4.5 था, एक्चुअल जो हमारी मतलब ग्रोथ हुई थी वो 4.27% थी, तो ये फेलियर था, ठीक है। ये बहुत अच्छा हमारा इसको मतलब फला फूला नहीं। हालांकि इसी दौरान काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज भी स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और इसको महलनोबिस पीसी महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोफेसर जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, पीसी महलनोबिस, उन्होंने इसको कॉइन किया था। तो आप ये जरूर मतलब डेवलप किया था, तो ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आया थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेलियर था, ये प्लान अब तक का सबसे बड़ा फेलियर रहा है। उसका रीजन ये है, आप देख ही सकते हैं कि जो टारगेट ग्रोथ थी वो कितनी है, 5.6, लेकिन हुई कितनी, 2.8। फेल हो गया भैया, बच्चा फेल हो गया पूरी तरह से। क्यों हुआ? लड़ाई जो कर ली उसने 1962 1965, क्या हुआ था, कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे चाइना ने अटैक किया पाकिस्तान को तो हमने धूल चटा दी, चाइना को नहीं चटा पाए, है ना, अक्साई चीन एरिया ले लिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉर ने क्या किया, रिसोर्सेज ड्रेन हुए पूरी तरह से, है ना, जितना भी था पैसा पूरा का पूरा वॉर में गया, ठीक है। मॉनेटरी हम कमजोर हुए, हमको अपनी करेंसी को उस समय डिवैल्यूएट करना पड़ा। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, हमारे ग्रोथ रेट को सीधा सीधा इफेक्ट किया। ऊपर से ड्रॉट, फेमाइंस, खराब मौसम, रेनी सीजन भी उस समय बहुत ज्यादा सही नहीं हुआ था, तो फसलों पे भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, इस प्लान को बुरी तरह फेल कर दिया। लक भारत का साथ, किस्मत ने भारत का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया इस टाइम में, तो ग्रोथ रेट बहुत बुरी तरह नीचे गया। सोचिए अगर मान लीजिए ऐसा ना हुआ होता तो इंडिया की इकोनॉमी तो सबसे बड़ी हो जाती भाई, है कि नहीं। मतलब अगर चाइना और पाकिस्तान ने नहीं किया होता तो जाहिर सी बात है कम से कम ये 5.5 या 5% के तो अराउंड रहता ना, तो सोचिए 2-3% का समय फर्क आ गया होता। लेकिन भैया किस्मत है, होता ना होता वो तो भगवान के हाथ में है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था कि प्लान हॉलीडेज, मतलब कुछ एनुअल प्लान्स भी लॉन्च किए गए थे, हाँ, क्योंकि मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, चीजें कंट्रोल में नहीं थी और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उस समय बहुत जबरदस्त थी। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी पे, आप जरूर देखिएगा। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उनकी भी डेथ हो जाती है।
फिर इंदिरा गांधी की जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी आती है तो बहुत लोग इनको अपोज करते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें होती है, हालांकि दोनों पे मैंने वीडियो बनाया, लाल बहादुर शास्त्री पे भी और इंदिरा गांधी पे भी, आप देख सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी काफी थी, तो इसलिए एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए थे, और थर्ड एंड फोर्थ प्लान को प्लान हॉलीडेज भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो फुल फ्लेजेड प्लान जो था वो फोर्थ प्लान आप देख सकते हैं 1969 से लेकर 74 तक लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत ही जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर थी। 1969 में इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक काम किया था, सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया था, और 71 में तो एक देश को ही आजाद करा दिया था, बांग्लादेश, ठीक है। हालांकि वॉर था, उसमें भी वॉर था, लेकिन ये भी प्लान फेलियर था। 5.7% जो हमने टारगेट किया था, लेकिन एक्चुअल जो थी वो 3.3% थी। हालांकि देखिए ये एक हिस्टोरिक साल था, क्योंकि क्या हुआ था ना कि इस समय में, मतलब इस दौरान में ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब कृषि के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी हम बन गए थे, न्यूक्लियर पावर बन गए थे भैया। एनपीटी साइन हुई थी, कुछ याद आ रहा है ना, 1970 में एनपीटी साइन हो गई थी, साहब ने, सारे देशों ने बोला था, स्पेशली अमेरिका, भैया एनपीटी साइन करो वरना तुम गए काम से, लेकिन हमने मना कर दिया, क्योंकि उसमें क्या था, और एनपीटी में ये प्रपोजल थे कि 69 से पहले जिसने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं वही न्यूक्लियर स्टेट हैं, बाकी कोई नहीं। तो भारत ने बोला कल को चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम फोड़ दें, हम देखते रहेंगे क्या, हम नहीं साइन करेंगे। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया था, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, और हम फाइनली न्यूक्लियर स्टेट बन गए थे। और आज इसीलिए पूरी दुनिया हमारी सुनता है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। तो ये जो प्लान था, इसमें काफी चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, और एक बड़ा बढ़िया मतलब ये साल था। हालांकि टारगेट ग्रोथ रेट जो थी, ये मतलब एज एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फेलियर था, ठीक है। 3.3% ही हुई थी 5.7% के अगेंस्ट, तो ये बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद फिर फिफ्थ प्लान आता है भैया, इमरजेंसी लगी थी 1975 में, है ना, पूरा नहीं हो पाया था अच्छे से। हालांकि इस समय यहाँ पे इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, और पूरा का पूरा जो स्ट्रेस था वो पॉवर्टी एलिवेशन पे था, गरीबी बहुत चरम पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट चरम पे था। वहां से नारा आया, इस अपोजिशन जो थे उस समय, इंदिरा हटाओ तो ये सारी चीजें थी। तो इसी चक्कर में 75 में, सन 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। क्या आप बता सकते हैं कि इमरजेंसी क्यों लगी थी? हाँ, आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कितना क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन भैया मैं तो ऐसे ही टीचर हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो पढ़ेंगे कैसे? थोड़ा रिसर्च करिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि 1975 में इमरजेंसी लगने के क्या कारण थे, और अपने भी कुछ राय दीजिएगा कि क्या ये सही था। भैया देखिए, एजुकेटर्स की तरह बात कीजिएगा, लड़िएगा नहीं, फालतू कमेंट मत करिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे थोड़ा स्ट्रेस दीजिएगा, तो मुझे बताइएगा दोनों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए ये था क्या, आप देख सकते हैं कि हालांकि इसमें ठीक ठाक डेवलपमेंट थी, 4.4 मतलब जो टारगेट था, एक्चुअल ज्यादा हुई थी, लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में देखें तो ठीक ही है ये, मतलब एवरेज था ये, ना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ना बहुत ज्यादा, लेकिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ पे मतलब इस एरा में बहुत जबरदस्त थी, है ना। और इसी के बाद तुरंत 1980 में वॉशिंगटन कंसेंसस भी आ गया, ठीक है। पूरी दुनिया ने क्या बोला वॉशिंगटन कंसेंसस में, ये था कि भैया अब सारी दुनिया को ये करना चाहिए कि अपनी इकोनॉमी खोल दें, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स उस समय ही इंट्रोड्यूस हुए थे, और बोले कि भैया खोलो, तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपनाया ये। इकोनॉमी खोलने का क्या मतलब है, अगर जब अपने दरवाजे आप खोल देंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, पूंजीवाद इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। जिससे क्या होगा, सबको फायदा होगा, क्योंकि भैया क्या होता है, जब देखिए होता क्या है कि जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कोई भी लाते हैं ना, तो आपकी जीडीपी को बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ता है। जीडीपी हो गई, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया, आपके सर्विसेज सेक्टर हो गए, तो इन सबको इफेक्ट पड़ता है। और जब इन सबको इफेक्ट पड़ना शुरू होता है तब हमको इफेक्ट पड़ता है, हर एक इंसान को इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमको मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार। भैया सब यही चाहते हैं ना कि हमको नौकरी मिले, कमाए, अच्छी लाइफस्टाइल हो थोड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 1980 में इंडिया ने हालांकि वॉशिंगटन कंसेंसस को अपनाया तो था, वॉशिंगटन कंसेंसस को अपनाया तो था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से लागू नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद फिर चुनाव हुए थे 1978 में, याद ही होगा, जनता गवर्नमेंट आ गई थी। तो भैया कोई भी अगर नई गवर्नमेंट आती है ना, तो पुरानी गवर्नमेंट को तो बिल्कुल भी जो भी उन्होंने चलाया था उसको हटा देती है। तो 1978 में हटा दिया था। ये पूरा का पूरा मतलब पूरा प्लान ही कंप्लीट नहीं हो पाया था, ये एक साल पहले इसको खत्म किया गया था। और उसके बाद इन्होंने एनुअल प्लान्स निकाले थे, जनता गवर्नमेंट ने भी एनुअल प्लान्स निकाले थे, लेकिन जनता गवर्नमेंट टिकी ही नहीं,
ठीक है, कोलैप्स कर गई, कोलिशन गवर्नमेंट थी ना भैया, ठीक है, तो कोलैप्स करेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, वापस इंदिरा गांधी पावर में आई और एक नया प्लान लेके आई, 6th 5 ईयर प्लान। आप देख सकते हैं ये एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट था भारत की इकोनॉमी के लिए 1980 से 1985 तक, ठीक है। इसमें नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था, 1980 में स्टैब्लिश हुआ था ना भैया, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ध्यान दिया था इंदिरा गांधी ने। उन्होंने बोला था भैया कृषि क्षेत्र को उठाओ वरना तो भारत जाएगा नीचे। क्या अभी तक उठा है पता नहीं वैसे तो चलिए इस पे नहीं बात करेंगे हम, है ना। तो द टारगेट, तो अब देखिए ग्रोथ रेट कितना था, टारगेट 5.2%, हुआ कितना 5.7, ठीक है, बढ़िया है, गुड है, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इट वाज नॉट सो मच सक्सेसफुल। और एक चीज़ और है कि इसी दौरान बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई थी, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में, NREP जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जो रूरल एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें, बायोगैस प्रोग्राम, और फिर DWERA, बहुत सारे, कितने बताऊं मैं, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में, और टोटल डेवलपमेंट एजेंसी, बहुत सारे प्रोग्राम्स इस समय पूरा का पूरा मतलब एक तरह से लॉन्च किए गए थे। और इसको 20 की पॉइंट्स का भी नाम दिया गया था, 20 प्रोग्राम थे टोटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो लेकिन अब उसके बाद फिर इसी दौरान इंदिरा गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी। फिर 7th 5 ईयर प्लान आता है, जो हमारे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके समय में इसको लॉन्च किया जाता है। अब देखिए एक सक्सेसफुल प्लान था ये। हिंदू ग्रोथ रेट बहुत ज़बरदस्त थी इस समय, 5%, 6.01%, तो ये काफ़ी चीज़ें हुई थी। लेकिन राजीव गांधी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व थे। LTTE की प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया गया था, LTT तमिल श्रीलंकन, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, है ना। और ऑपरेशन कैक्टस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भी आया स्टडी IQ पे, आप उसको रेफर कीजिएगा, तो वो भी इन्हीं के इसी मतलब इन्हीं की रीन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब क्या होता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 5% जो यहाँ पे टारगेट है और जो एक्चुअल है वो 6.01%। इसका एक रीज़न ये भी है कि पूरा का पूरा जो प्लान फोकस था वो था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस पे, और सोशल जस्टिस पे भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें इंडस्ट्रीज को काफ़ी बूस्ट मिला। हालांकि उस समय तक बहुत ही दिक्कत हो गई थी, क्योंकि 1991 में तुरंत आ गया था गल्फ वॉर, और जब गल्फ वॉर आया हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए डिप्लीट, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गई क्राइसिस, और इतनी भयानक क्राइसिस हो गई कि भारत को फाइनली IMF से लेंड करना पड़ा और अपनी इकोनॉमी क्या करनी पड़ी, ओपन करनी पड़ी। LPG 1991 रिफॉर्म्स, कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है ना। तो इसलिए भारत को इकोनॉमी पूरी की पूरी ओपन करनी पड़ी। अब आप देखिए ग्रोथ रेट, जैसे ही इकोनॉमी को, ये बार बार पीछे ही चला जा रहा है यार, जैसे ही इकोनॉमी को ओपन किया 5.6% से 6.8%। अब क्यों, भयंकर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज का भयंकर इन्वेस्टमेंट, सैटेलाइट टेलीविजन आ गया इंडिया में, इंटरनेट आ गया इंडिया में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए इंडिया में, केबल टीवी आ गया इंडिया में, है ना, और मोबाइल कंपनीज आ गए इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि एकदम से ग्रोथ रेट कितना बूस्ट किया। और WTO का भी उस समय फॉर्मेशन हो गया था, भारत वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में था, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो ये पूरा का पूरा जो 8th प्लान था, यहां से चीजें बिल्कुल एकदम चेंज होना शुरू हो गई, और यहां पे हमने डिसेंट्रलाइजेशन का फाइनली प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो थे हमारे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया था 1991 में। देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा, भले ही वो कितना भी उनका क्रिटिसिज्म होता हो एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो एज एन इकोनॉमिस्ट के तौर पे तो वो बहुत ज़बरदस्त थे, है ना। तो 1991 में उन्होंने लॉन्च किया था मतलब LPG, और PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इन दोनों ने मिल के भारत की इकोनॉमी को खोली थी, और बहुत ज़बरदस्त पूरा मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बिल्कुल टाइट मॉनिटरिंग, RBI को पूरा कंट्रोल दे दिया गया था कि भैया तुम मॉनिटर करो, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई थी, प्राइवेट कंपनीज आई, इन्वेस्टमेंट्स आए, MRTP एक्ट को डाइल्यूट किया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। अब हम खैर उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 9th प्लान उसके बाद स्टार्ट होता है, सरकार चेंज होती है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उस समय काफ़ी दिक्कतें फिर हुई पाकिस्तान की तरफ से। हमने एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया था, याद है ना, पोखरण, ठीक है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के ही रीन में किया था। बहुत ही ये भी ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। टारगेट ग्रोथ कितनी थी, 7.1%, एक्चुअल 6.8।
कारगिल वॉर हुआ था, कारगिल वॉर, पाकिस्तानियों ने साजिश करके कारगिल में काफी पीक्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हथिया लिया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पाकिस्तानी जो सेना थी वो जाके बैठ गई थी और भारत के वीरों ने क्या शौर्य दिखाया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, सारे के सारे पॉइंट्स हासिल किए थे। अगर आप चाहेंगे कारगिल वॉर पे वीडियो तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो नाइन्थ ईयर प्लान में क्या था, देखिए टारगेट था 7.1%, हुई 6.8%, कम थी, लेकिन इसमें भी काफी ऑब्जेक्टिव्स लॉन्च किए थे कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और नेशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन, कनेक्टिविटी, किस तरह से विलेज को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद आता है 10वां 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, सरकार चेंज अगेन, लेकिन इसमें ग्रोथ रेट बहुत जबरदस्त हुई थी। आप देख सकते हैं 7 पॉइंट, टारगेट था 8%, काफी ज्यादा टारगेट किया था, उसके बावजूद 7.7% थी, जो कि एक अच्छा, बहुत बढ़िया, मतलब एक रिस्पेक्टेड ग्रोथ रेट आप कह सकते हैं। और पहली बार इसमें स्टेट को इंक्लूड किया गया बहुत कायदे से, ठीक है, हर स्टेट को लाया गया और मॉनिटरेबल टारगेट्स इन्होंने रखे, ठीक है, कि किस तरह से चीजों को, मतलब टारगेट्स को मॉनिटर किया जाए। हर टारगेट सरकार की संरक्षण में, प्रॉपर संरक्षण में, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको बोल दिया कि सबसे प्राइम मूव, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो यही है, प्राइम मूवेबल सोर्स है, इसको सरकार ने डिक्लेयर किया, ठीक है। सोशल सेक्टर में काफी इसमें एम्फेसिस किया गया, बहुत सारी चीजें थी, है ना। देखिए एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट्स हैं और वो हर प्लान का उस समय निकालती थी, एक पूरी की पूरी एक डॉक्यूमेंट निकालती, तो लगभग 300-400 पेज का होता है, ठीक है। तो काफी उसमें एक वास्ट क्या कहते हैं कि मतलब टारगेट्स होते हैं और काफी वास्ट चीजों को बहुत ही ब्रॉड वे में वो चीजों को कवर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और हैं। तो इसीलिए अगर एक एक प्लान को देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है ये, है ना, लेकिन फिर भी एक बहुत ही ब्रीफ वे में मैंने, बहुत ही एक छोटे वे में आपको एक कंक्लूसिव कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है वो मैंने पेश किया, और इतना ही एग्जाम में पूछते भी हैं, ठीक है। तो 11th 5 ईयर प्लान आया फिर 2007-2012, कांग्रेस यूपी की सरकार थी, 9% था, अचीव्ड ग्रोथ 8% हुआ, अगेन रिस्पेक्टेड ग्रोथ रेट, बट यूएस हाउसिंग रिसेशन आया। अगर ये नहीं आता तो भारत की इकोनॉमी 10-11% आराम से ऊपर जाती, लेकिन हाउसिंग रिसेशन ने क्या किया, बंटाधार कर दिया और इकोनॉमी गई नीचे, ठीक है। और आप माने चाहे ना माने, सबसे बड़ा कारण था यूपीए गवर्नमेंट के जाने का यही रिसेशन, क्योंकि इसी ने ही सब कुछ गलत कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज ने यहां पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया ने यहां पे इन्वेस्ट किया था। और भैया जब अमेरिका नीचे गया तो सारी कंपनी, सारी कंट्रीज के पैसे भी डूब गए, आइसलैंड पूरा का पूरा दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। तो एक बहुत बड़ा एक कारण था, और इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मतलब किस तरह से वाटर क्राइसिस को मैनेज किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, अर्बनाइज कैसे किया जाए, ट्राइबल लोगों पे किस तरह से ध्यान दिया जाए, एग्रीकल्चर को और अच्छा कैसे किया जाए, और तो ये सारी चीजें थी। अब आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान आता है, और ये लास्ट ही प्लान था, क्योंकि इसके बाद इसको डिसॉल्व करके नीति आयोग लाया गया, ठीक है। तो 8, वैसे तो 9% का ग्रोथ रेट था, मतलब जो टारगेट था 9% था, लेकिन उस समय बोला गया कि इतना आसान नहीं है इस रेट को अचीव करना, क्योंकि डोमेस्टिक चैलेंजेस बहुत थे और बहुत ही वास्ट ये प्लान था। मतलब इसने सबसे ज्यादा एरियाज को टच किया था और बहुत चीजें कवर की थी, ठीक है। किस तरह से कि मतलब जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, उसको कैसे हैंडल किया जाए और कैसे हम और एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बने। लेकिन ये प्लान पूरा ही नहीं हो पाया, क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट नहीं आ गई, और एनडीए गवर्नमेंट ने, फिर जो बीजेपी गवर्नमेंट ने, इसको क्या किया कि डिसॉल्व कर दिया और नीति आयोग लेके आई है। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक बेसिकली विजन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और 7 ईयर का विजन है और पूरा का पूरा एक 15 ईयर का रोड मैप है, और उसको इंप्लीमेंट करना है। देखिए ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की है कि इंडिया को पूरी तरह से कैसे डेवलप किया जाए। इनका मानना यह है कि इंडिया डेवलप बहुत अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, तो अब उसको स्कीमों के जरिए डेवलप करो, जो कि भाई स्कीमें आप लॉन्च ही करेंगे किसी को डेवलप करने के लिए। तो डिजिटल इंडिया है, उसके बाद इनोवेशन है, अमृत, और भी बहुत सारी स्कीमें आप देख ही रहे हैं, ठीक है। देखिए ये चीजें हैं तो बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा होगा अगर ये सारी चीजें लॉन्च हो जाए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कितना होगा इसका ये देखना है ना।
तो ये 2015 में इसको डेवलप किया गया, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हर एक इंसान को इंक्लूड किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, सारे चीफ मिनिस्टर्स, उसके बाद दिल्ली और जितने भी लोग हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एग्जीक्यूटिव्स भी इनफैक्ट, और डिप्लोमेट्स भी, डिप्लोमेट्स कह रहा हूं, मतलब आपके जो एलीट क्लासेस होते हैं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो सबको इन्होंने इंक्लूड किया गया है, और ये एक अच्छी बात है। तो ये क्यों किया गया है? ताकि जो इतने सालों में नहीं हो सका, ऐसा इनका मानना है, वो हम कर दें। देखते हैं, वैसे स्कीम्स तो वाकई बहुत, नो डाउट कि मतलब काफ़ी सोसाइटी ओरिएंटेड है, और हमको देखना पड़ेगा कि कैसा इंप्लीमेंटेशन इसका होता है, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में भारत की इकोनॉमी कितनी डेवलप करती है। तो ये नीति आयोग को डेवलप किया गया, 2015 में इसको लॉन्च किया गया, 1 जनवरी 2015 में इसको पूरी तरह से स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये हिस्ट्री थी 5 ईयर प्लान्स और नीति आयोग की अभी तक जो हमने देखा पूरे के पूरे लेक्चर में। और